और कल का कार्यक्रम देख लीजिएगा। एक बात और बताता हूँ जाते जाते कि जिनकी कुंडलियां मैं देखता हूँ वो भी थोड़ा लिख दिया करें कि मैंने आपकी कुंडली, आपने मेरी कुंडली देखी है। अक्सर उन्हीं लोगों के कमेंट ज़्यादा आते हैं जिनको नहीं लेता हूँ, तो शिकायतें ही खाली देखने को मिल जाती हैं, प्रसन्नता बड़ी कम मिलती है। ऐसा मेरे भाग्य में ही लिखा है क्या? प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शनिवार है और पुनः उस कार्यक्रम को लेकर के आया हूं जहां मैं लग्न के साथ नवमांस का अध्ययन करता हूं। आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखिएगा और कल का कार्यक्रम साथ ही साथ जरूर देख लीजिएगा। AM PM का विशेष ख्याल रखेंगे और सवाल कोई एक लिख दे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम लग्न और नवमांस का एक साथ। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। कार्यक्रम ये कहता है कि लग्न में सूर्य की स्थिति क्या है और लग्न में नवमांस की स्थिति में सूर्य की स्थिति क्या बन रही है। तो सबसे पहले चर्चा अगर करूं तो इनकी शादी नहीं हुई थी। कल के कार्यक्रम में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बात बताई थी कि इनकी शादी अभी नहीं हुई है और ये उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले बता दूं कि नवमांस होता क्या है। नवमांस आपकी कुंडली का वो हिस्सा होता है जहां आप अपने जीवन के लग्न चार्ट में बन रही स्थितियों के मजबूत और कमजोर होने की स्थिति को समझते हैं। मतलब लग्न कुंडली में जो ग्रहों की पोजीशनिंग बन रही है वो नवमांस में अगर कमजोर होती है तो निश्चित रूप से वो कुंडली कमजोर सी हो जाती है। अगर लग्न कुंडली में ग्रह कमजोर बैठा है और नवमांस में उसको बलाबल मिल रहा या मजबूती मिल रही है तो वो निश्चित रूप से कुंडली को आगे बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य ये कहने का कि ये दोनों चार्ट इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितनी अकेली लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के अध्ययन को तब तक सही तरीके से फलादेश में नहीं शामिल करना चाहिए जब तक आपके अध्ययन में नवमांस कुंडली का अध्ययन न शामिल हो। हमेशा ही दोनों ही चार्ट और विभिन्न वर्गों के अध्ययन के बाद ही आपका फलादेश शुद्ध और चैतन्य या सिद्ध हो सकता है। कहने का मतलब है कि किसी एक सवाल को और किसी एक सवाल के उत्तर को देने से पहले आपको प्रत्येक प्रकार के चार्टों का अच्छे तरीके से अवलोकन और अध्ययन कर लेना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बता दूं, सूर्य यहां वृश्चिक राशि के होकर के बैठे हैं जहां वो बनते हैं छठे भाव, अष्टम भाव के अधिपति। आठवें भाव के अधिपति हुए लाभ में बैठे हैं, इस वजह से लाभ को प्रभावित करेंगे। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति कहीं भी बैठेगा निश्चित रूप से उसके प्रभावों को कमजोर करता है। साथ ही साथ अष्टम भाव में सूर्य को कोई विशेष प्रभाव से और निगेटिविटी नहीं मिलने के कारण यहां वो अष्टमेश होने के बावजूद लाभ को प्रभावित करेंगे। पर ग्रह चूंकि सबसे पहले भाव और अपनी राशि जहां उसकी राशि बन रही होती है उससे प्रभावित हो जाता है। अतः व्यक्ति की कुंडली में जब भी सूर्य की दशा आएगी निश्चित रूप से उसके कैरियर और उसके लाभ को अवरोध में डालेगी। ये पक्की बात है, क्योंकि उसकी दृष्टि अगर पंचम भाव पे पड़ रही है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ की स्थितियों को प्राप्त करने वाला होगा। व्यक्ति अपने कर्म के बदौलत समाज में प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को सिद्ध करने वाला होता है। वो सूर्य नवमांस में कैसे हैं, अगर इस बात का अध्ययन करते हैं तो जन्म कुंडली में, मीन लग्न की कुंडली में यहां पे सूर्य बन जाते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति। मीन लग्न की कुंडली बनी और सूर्य होते हैं अग्नि तत्व के ग्रह। ये प्रधानतया राशि बनती है मीन लग्न की, यानी कि वो जल तत्व की राशि में छठे भाव के अधिपति बनते हैं। यहां वो अष्टम के अधिपति थे, यहां वो प्रतियोगिता भाव के अधिपति होते हैं। प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के जाकर के लग्न में बैठे हैं। मतलब अब जरा गौर करिए तो यहीं पे बात समझने वाली है कि व्यक्ति की कुंडली में प्रतियोगिता भाव का अधिपति लग्न में आ रहा है केतु के साथ ग्रहण में। यहां भी वो राहु के साथ था, पर वहां पे ग्रहण की स्थितियां बहुत बिल्कुल प्रतिकूल थी। कहने का मतलब है कि वहां पे ग्रहण जैसी कोई स्थिति नहीं बन रही थी।
साथ ही साथ पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाने के कारण पंचम भाव जहां समर रहा था, पर थोड़ी सी कमजोरी उसको इस वजह से प्राप्त हो रही थी क्योंकि वो राहु से और केतु से अपने आप को प्रभावित कर रहा था। उनके साथ बैठ जाने से ग्रह प्रभावित नहीं होता है, परंतु हां, अपने प्रभावों में जब भी राहु आते हैं तब सूर्य को जरूर प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो यहां पे छठे भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे, केतु के साथ बैठे हैं, राहु का प्रभाव है। छठे भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति को प्रतियोगिता भी जीवन में देंगे। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, समझिएगा। क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु, जो कि व्यक्ति के कुंडली को संवारने का काम करते हैं, वो आपकी कुंडली के दसम स्थान के, मतलब काम में प्रतियोगिता है, कार्य क्षेत्र में प्रतियोगिता होगी। और कैसे? स्वास्थ्य में भी प्रतिकूलता रहेगी कभी कभी। क्यों? क्योंकि गुरु जो नवम दशम स्थान के अधिपति होते हैं, वहां अकेला बुध बैठा है और जन्म कुंडली में गुरु दशम भाव के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं। जिस राशि के साथ बैठे हैं उस राशि का अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में उच्च का हो रहा है। गौर करिए, लाभ का अधिपति उच्च का हुआ है, आयु तो है, पत्नी भी लंबी उम्र की मिलेंगी, पर पत्नी स्वाभिमानी होंगी और आपके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके मेहनत को आपके कार्य में संलग्न होते देखा जा रहा है। क्लियर है ये बात? जन्म कुंडली में अब यहां पे सूर्य की स्थिति, रोग का अधिपति लग्न में बैठा है तो दाम्पत्य को रोग से युक्त, और व्यक्ति को कहीं ना कहीं वहां पे ऐसी स्थितियों में एक समय आने वाली स्थिति होगी। कब? जब बुध की दशा चलेगी, जब सूर्य की दशा चलेगी, या फिर जब गुरु की दशा चलेगी। जब वो गुरु मध्य काल के बाद अंतिम काल में आएंगे तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे देंगे, पर आरंभ में वो कष्टदायक स्थितियों से गुजारने वाले हो जाएंगे। क्योंकि यहां भी गुरु को अगर देखता हूं तो तुला के होकर के बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी तो है, क्योंकि गुरु यही कहते हैं तुला के साथ स्थितियां ना बने तो ज्यादा बेटर है। ये क्लियर है बात? ये सूर्य की बात थी। तो सूर्य के जब अध्ययन को आप करने चले थे तो क्या क्या देखा? अधिपति कहां का वो बनता है, वो भाव कौन सा है? तो रोग भाव, यानी कि भाव कमजोर मिला। वो बैठा कहां? लग्न में, यानी कि वो लग्न को भी कमजोर कर रहा है, क्योंकि छठे, आठवें, 12वें भाव के अधिपति लग्न में आ रहे हैं ना। परंतु लग्न में आने का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में अगर कोई भी ग्रह लग्न में आ रहा हो, और जरा गौर करिए तो सूर्य लग्न में कारक होते हैं, सूर्य लग्न में कारक होते हैं, बुध दशम के कारक होते हैं, दशम भाव में उनकी पोजीशनिंग अच्छी बनती है। तो अकाट्य रूप से इस बात की कुंडली में सहजता और निर्णय आसानी से करते हुए देखा जा रहा है कि व्यक्ति की कुंडली में जीवन और व्यक्ति की कुंडली में जो दो ग्रह लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में केंद्र में आ रहे हैं, ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं कारक होते हैं और मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में यहां देखिए बुध कारकत्व को प्राप्त कर रहे थे, और वो कारक ग्रह जन्म कुंडली में लग्न में, यहां नौमांश में केंद्र में आ रहा है। और साथ ही साथ किम कुर्वन्ते ग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अगर केंद्र में गुरु अकेले ही बैठे हों तो समस्त प्रकार के दोषों का समन करने की क्षमता उनके पास आ जाती है। दूसरी बात है, सूर्य लग्न में कारक होते हैं, मतलब एक स्थिति के आने के बाद जब व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होगा तो निसंदेह उसके जीवन को पवित्रता से युक्त और धर्म से युक्त देखा जा सकता है। साथ ही साथ एक बात बता दूं तो दो बहुत अच्छे ग्रह केंद्र में आ रहे हैं, ये व्यक्ति के जीवन को सर्वस्व और सभी प्रकार के सुखों के प्रदाता बनेंगे। यहां सूर्य रोग और प्रतियोगिता के अधिपति होने के कारण थोड़े अपने प्रभावों को कमजोर जरूर करेंगे, पर परिणाम जातक के पक्ष में ही आता दिख रहा है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे चंद्रमा पे आता हूं। चंद्रमा जन्म कुंडली में देखिए 12वें गए हैं, ये वाचाल बनाएंगे और व्यक्ति कभी कभी शांत होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा, पर बहुत ज्यादा बार स्थितियां व्यक्ति के वाचाल होने की बन रही। व्यक्ति वाचाल है क्योंकि मकर का है और बोलने से पहले कई बार सोचता नहीं है, यूं ही बोल देता है। वाणी को दोष लग जाएगा, श्रीमान थोड़ा कम बोला करिए, मैं ज्यादा बोल रहा हूं आप नहीं। यहां पे चंद्रमा मिथुन के हो रहे हैं, ये केंद्र में आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। अब जरा गौर करिए तो सूर्य भी केंद्र में, बुध भी केंद्र में, ये अच्छी बात दोनों, और चंद्रमा भी यहां, ये तो अद्भुत है ना। मतलब दाम्पत्य का सुख भी मिलने वाला है और दाम्पत्य विवाह के बाद फ्लरिश करेगा, आगे बढ़ेगा, सुख की वृद्धि होगी। दाम्पत्य में जैसे ही व्यक्ति दाम्पत्य के सूत्र में बंधेगा, दाम्पत्य का लाभ उच्चतम स्तर पर प्राप्त करने वाला है। रोग थोड़ी रहेगी क्योंकि गुरु नीच के हैं, लाभ भी मिलेगा, संपूर्ण प्रकार का सुख भी मिलेगा क्योंकि शुक्र एकादश में है और यहां पे चंद्रमा शुभग्रह होकर के बैठा है। जन्म कुंडली का पंचम भाव का अधिपति केंद्र में, त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में आ रहा है और राशि के अधिपति बुध से दृष्ट भी हो रहा है। यह बात अच्छी है। इसमें समस्या कब होगी, व्यक्ति के जीवन में तकलीफें कब आएंगी,
जब राहु की दशा आएगी। क्यों? क्योंकि राहु इस भाव से केंद्र में है। क्लियर है ये बात? बुध उसको सजग और सफल बनाने का काम करेंगे। यहाँ के कारक होते हैं गुरु, वो जा करके नीच के हैं, इस वजह से माता के साथ कभी कभी अनबन भी हो सकती है। माता से मातृत्व प्रेम का कभी कभी कमजोर होना भी देखा जा रहा है। ये बात अच्छी है। पर चंद्रमा की दशा आरंभ में कष्टदायी होगी, बाद में जाकर के माता के स्वास्थ्य को भी ठीक कर देगी और चीजें बिल्कुल बन बना करके ही मिलती हुई देखी जा रही है। आरंभ में कष्ट, बाद में चीजें बदल जाएंगी और अच्छी रहेंगी। मंगल जन्म कुंडली में उनकी उच्च राशि का निर्माण हो रहा है और जाकर के बैठे हैं कहां? 12वें में। तो गौर करिए, तो इस कुंडली के लिए वो लाभेश होते हैं, 12वें बैठे हैं, उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के सुख भाव में बन रही है, यानी कि सुख और लाभ के अधिपति होकर के लग्न में उच्च की राशि का बनना, मकर राशि, यानी कि मंगल को मजबूती मिलेगी क्योंकि उसकी उच्च राशि का निर्माण कहां हो रहा है? लग्न में ही हो रहा है और इसमें उनकी उच्च राशि का निर्माण लाभ में ही हो रहा है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में एक तो यहां शुक्र के बैठने के कारण सर्वस्व लाभ की स्थिति बन रही है। मंगल के लग्न में उच्च राशि का निर्माण, मंगल बिल्कुल उच्चाभिलाषी हो रहे हैं और साथ ही साथ यहां पे देखिए तो वो मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं अपनी ही राशि के। यहां वो मित्र की राशि में थे, यहां वो स्व राशि के हो रहे हैं, यानी कि ग्रह का जो बलाबल है वो बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। हाँ, अलग बात है कि वहां वो अकेले बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति कभी कभी ऋण में भी फंसेगा और व्यक्ति कभी कभी गलत निर्णय भी लेगा, कुटुंबजनों से कभी कभी हानि भी होगी, कुटुंब के चलते व्यक्ति ऋण में भी फंसेगा। तो ये स्थितियां बनती हैं। मंगल के बाद बुध की चर्चा करूंगा। बुध बनते हैं भाग्य के अधिपति, एकादश में बैठे, जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति उनके ठीक विपरीत बैठा है, इस वजह से वो ठीक बैठे। अच्छा हुआ, ग्रह को कमजोरी नहीं मिल रही है, पर वो अस्त था। इनकी कुंडली में चंद्रमा भी अस्त थे, मंगल भी अस्त थे, बुध भी अस्त थे और शुक्र भी अस्त थे। ये चारों ग्रह जन्म कुंडली में अस्त होने के कारण, यानी कि भाग्य का अधिपति अस्त हुआ। अब सिर्फ वो अपनी दशा काल में थोड़ा सा प्रभाव करेगा, बाकी व्यक्ति का कर्म ही है जो उसको जागृत कर सकता है। क्योंकि मैंने कल बात करी थी कि गुरु इनकी कुंडली में अस्त नहीं थे, कर्म के पराक्रम के अधिपति होकर के कर्म में बैठे थे। वायु तत्व की राशि में आकाश तत्व का या अग्नि तत्व का गुरु, आकाश तत्व का ग्रह बैठा था। ऐसी स्थिति में वो निस्संदेह व्यक्ति को लाभ देगा। कर्म करे व्यक्ति, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। यहां पे अगर बात करता हूं तो बुध दशम स्थान में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, एक स्थिति यहां पे कमजोर वाली मिल रही है कि ये यहां का अधिपति अकेला बैठा है यहां भी, और इस भाव के पीछे भी कोई ग्रह नहीं और आगे भी कोई ग्रह नहीं। इस वजह से माता और वात्सल्य में कभी कभी कमजोरी देखने को मिलती है। व्यक्ति स्वतंत्र होता है विवाह को लेकर के और बहुत ज्यादा उतावलापन उसके दिमाग में नहीं देखी जाती है। ये बात बनती है। व्यवसायिक है, शुद्ध व्यवसायिक है और प्रेमी है, क्योंकि चंद्रमा और बुध जैसे दो शुभग्रह एक दूसरे पर दृष्टिपात जब करेंगे तो व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति के धर्म और व्यक्ति का सदाचरण, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के संसर्ग, इन सभी चीजों को आसानी से सकारात्मक माहौल मिलता देखा जा सकता है। लालची नहीं है, प्रश्न बहुत ज्यादा इनके नहीं थे, तो ये बात यहां भी बनती है। कुछ लोग तो सवाल भर देते हैं, 55 सवाल लोग पूछ देते हैं, अलग अलग सवाल, और सारे सवाल एक ही होते हैं। पत्नी कैसी मिलेगी, पत्नी कहां से मिलेगी, पत्नी सुंदर मिलेगी, पत्नी गोरी मिलेगी, पत्नी काली मिलेगी, पत्नी क्या मिलेगी। मैं तो प्राय एक बात बताता हूं, ये कार्यक्रम जो मैं लेता हूं वो लोग इसके लिए मुझे जो है वो अपॉइंटमेंट लेते हैं और नंबर लगाते हैं, पर उनमें सवाल जो होते हैं वो आजकल के युवाओं के वो पत्नी को लेकर के ज्यादा होते हैं। हाँ, बड़ी अजीब बात है। मैं तो कभी कभी लोगों को डांट देता हूं, यूं ही क्या सवाल भेजा है बेवकूफों की तरह, सिर्फ पत्नी पत्नी रट लगा रखा है। एक बंगाल के जातक थे, मैंने उनकी कुंडली देखी थी, ये पर्सनल बात है, मैं नाम वाम नहीं लूंगा पर बताता हूं। उनके 57 सवाल मेरे पास आए थे, 5 पे 7 57, और उसमें लगभग सारे सवाल सिर्फ पत्नी के थे, सिर्फ पत्नी के। तो मैंने उनसे फोन पे बात करी, मैंने ये क्या है सर, ये क्या भेजा है आपने? बोले सर बता दीजिए जो भेजा है। तो मैंने कहा नहीं बनाऊंगा आपका कार्यक्रम। नहीं बनाया था मैंने, उनके पैसे मैंने लौटा दिए थे। इस तरीके से अगर सवाल आएंगे और इस तरीके का व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा तो वो तो मेरी सिर्फ पत्नी। पर इनके सवाल बहुत अच्छे थे और बहुत वाजिब थे, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर जब काम का प्रभाव ज्यादा पड़ता है तो वो सिर्फ पत्नी को ढूंढता है। हां, आवेग है ना वो, तो उसको संभालना होगा और उसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। खुद का आकलन कर लो और खुद को समझ लो, बिल्कुल ही आप कहां जा रहे हो और क्या कर रहे हो। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। आइए, ये बात यहां रही। तो बुध के बाद गुरु की बात करता हूं। गुरु यहां तुला के होकर के बैठे हैं और वो धन को अच्छे जगह पे, कल किसी जन ने पूछी थी ये बात कि नकुल जी
गुरु यहां देख रहे हैं, तो क्या शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव रहेगा? तो वो हाँ, होता क्या है बताता हूं। देखिए, ये तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे श्रीमन कि पापक ग्रहों का प्रभाव सर्वदा बुरा नहीं होता है। अगर वो अपनी राशि या मित्र की राशि को देखता है तो ग्रह निश्चित रूप से कुछ अच्छा भी परिणाम देता है, पर दशाओं में वो अंतर दशा में किसके जी रहा है। जैसे मान लीजिए राहु की दशा चली, राहु पंचम भाव को देख रहे हो और वहां पे उनका परम प्रिय मित्र शनि बैठ गया हो, तो राहु और शनि दोनों चूंकि पॉजिटिव नहीं होते हैं, दोनों चूंकि नैसर्गिक रूप से पापक होते हैं और व्यक्ति को परेशान और टेस्ट करने के लिए ही आते हैं, तो निस्संदेह व्यक्ति के मन को और व्यक्ति के विचारों को और व्यक्ति के धन को, व्यक्ति के पैतृक संपत्ति को रुष्ट करने के लिए पहले प्रयास ज्यादा करेंगे। अगर उस समय आप संभल जाते हैं, जो कि जिसके चांस बहुत काफी कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि मति बुद्धि तो वो कमजोर करेगा, पर अगर वहीं पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो उसको एक सकारात्मक माहौल मिल जाता है। और क्यों? क्योंकि वो निश्चित रूप से, ग्रह की प्रकृति तो कभी बदलेगी नहीं, ग्रह की प्रकृति तो ऐसे ही है। चूंकि गुरु अगर कमजोर भी होकर के लग्न कुंडली में बैठे हो या कहीं भी, फिर भी वो एक सकारात्मक प्रभाव अपना दिखाते हैं, जरूर उसमें अपनी एक स्थिति मजबूती वाली रखते हैं। मतलब कहने का है कि अगर गुरु का प्रभाव यहां रह रहा है और राशि का अधिपति यहीं बैठा है तो इस भाव को मजबूती मिली। क्यों? क्योंकि कारक होते हैं, कारक भाव को देख रहे हैं, वहां पे अधिपति वहीं बैठा है। पर शनि मंगल राहु केतु निश्चित रूप से व्यक्ति के प्रभावों को क्षीण करेंगे, कमजोर करेंगे और उग्रता व्यग्रता देंगे, क्योंकि वो उनका नैसर्गिक प्रभाव है। तो बस यही बात है, बस ग्रहों की प्रकृति को समझ जाइए। फलादेश करना आसान है पर अध्ययन जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। यहां गुरु ठीक बैठे थे, दृष्टि भी अच्छी थी, पर यहां पे वो थोड़े कमजोर हो रहे थे। मैंने इसकी बात कल भी करी थी। यहां पे गुरु को देखिए, वो नीच के हो रहे हैं, दशम भाव के अधिपति होकर के एकादशवें में गए हैं, तो मेहनत कराएंगे और अपनी दशाओं में वो व्यक्ति को लाभ भी देंगे। क्योंकि नवम का अधिपति या दशम का अधिपति अगर आता है तो व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति के भाग्य को जागृत करता है, पर उसका लाभ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे वो तुला के होकर के बैठे थे, थोड़े संतुष्ट नहीं हैं, यहां भी वो नीच के हो रहे हैं। दशम भाव मिला है, ये केंद्र का सबसे मजबूत भाव होता है, वहां पे जन्म कुंडली का सुखेश बैठा है, तो निसंदेह ये बात कहने में आती है कि जन्म कुंडली का सुख और जन्म कुंडली का कर्म अगर ये दोनों एक्टिव हो जाएं और दोनों जब एक साथ आएंगे, दोनों की जब स्थिति होगी, तब व्यक्ति का कर्म भी संवरेगा और तब व्यक्ति का सुख भी संवरेगा। ये बात है। तो उस समय का इंतजार व्यक्ति को कर लेना चाहिए। अब ये स्थिति प्रत्यंतर में भी आए तो भी चलेगी, अंतर में भी आए तो भी चलेगी। क्लियर है? तो ये स्थिति गुरु की थी। शुक्र की बात करूंगा तो शुक्र यहाँ पे लाभ में बैठे थे, ये ठीक है। लाभ के शुक्र तो वैसे भी श्रेष्ठ हो जाते हैं इस कुंडली में, तो वो कारक भी होते हैं। मतलब व्यक्ति की कुंडली के एक त्रिकोण को संभालने के कारण व्यक्ति को यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम और दाम्पत्य सबको फ्लरिश करेंगे और वहीं पे कर्म को भी जागृति देने वाले हैं, क्योंकि शुभग्रह होकर के गुरु बैठे हैं यहाँ पे। ऐसी स्थितियां, और गुरु ठीक भी थे कुंडली में, यहाँ पे नीच के हो रहे थे, शुक्र उनके साथ बैठे हैं। इस वजह से एक नीच के ग्रह के बैठे होने के कारण और समत्व सम राशि का सम, जैसे वो ग्रह जो उनके साथ बैठा है वो समता का संबंध वाला है, यानी कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, पर दोनों एक दूसरे को तिरछी निगाह से देखेंगे तो व्यक्ति को कमजोर करेंगे। लाभ जितना मिलना चाहिए उतना कई बार शिकायतों में बदल के आता है। क्लियर है ये बात? लग्न में सूर्य थे केतु के साथ, इस वजह से व्यक्ति के पराक्रम को कमजोर न होने दिया जाए। व्यक्ति आरंभ में जगे, सूर्य का स्वागत करे, माता पिता का सम्मान करना बिल्कुल ही जरूरी है, और साथ ही साथ धर्म का पालन करता रहे। धर्म का पालन आवश्यक है, धार्मिक होना आवश्यक है। अपने आसपास के किसी मंदिर का संरक्षण करता बन जाइए, क्योंकि सूर्य और गुरु का यही कहना होता है। गुरु यहाँ पे कर्म भाव में बैठे हैं, आसपास का कोई मंदिर हो तो उसके ट्रस्ट के अधिपति बन सकते हैं, ट्रस्टी बन जाइए, उसके सदस्य बन जाइए। ये काम करना, ऐसे तो हमारा धर्म यही तो कहता है, अपने धर्म का पालन करो, धर्म के रास्ते को अपना करके आगे बढ़ते रहो। ये स्थितियां शुक्र की थी। शनि यहां बनते हैं धन भाव के अधिपति, लग्न के अधिपति, धन में बैठे हैं, ये स्थिति अच्छी है। ऊपर से एक शुभ ग्रह का मिल जाना ये और भी अच्छी बात हो जाती है। यहां पे शनि जन्म कुंडली में बैठे हैं, कहां? उच्च के हो रहे हैं, लाभ के अधिपति और 12वें के अधिपति। अब जरा गौर करिए तो शनि इनकी कुंडली में दशाओं में कैसा परिणाम देने वाले हैं। व्यक्ति की कुंडली में लाभ का अधिपति उच्च का हुआ है। व्यक्ति शनि की दशाओं में अगर गौर करें तो यहां पे शनि कहां बैठे हैं? जाकर के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में, वाणी को कठोर और न्याय से युक्त बनाने वाले हैं। व्यक्ति
माता पिता के साथ कभी भी संबंधों को कमजोर ना करे, और दाम्पत्य में आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अब जरा गौर करिए तो लाभ का अधिपति उच्च का हुआ है और वो पापग्रह है, और उसके दूसरे राशि का निर्माण व्यय में भी बन रहा है। साथ ही साथ अगर उस पर गौर करते हैं तो मंगल की दृष्टि है, यानी कि शनि मंगल का संबंध बना। व्यक्ति की वाणी कठोर हो सकती है, पर व्यक्ति, एक बात बताता हूं, कभी भी किसी भी तरीके से किसी को ठग करके आगे बढ़ने का काम ना करिएगा, क्योंकि गुरु और बुध का यहां पे बैठ जाने का मतलब, यहां गुरु बैठे हैं, ये ग्रह ये इशारा कर रहा है शुद्धता से युक्त और ममत्व से मुक्त होकर के। व्यक्ति का मोह जब लाभ में फंस जाए, लाभ में फंस जाए तो वो ममत्व फिर जहर के समान हो जाता है। ठीक वही स्थिति यहां भी है। अगर व्यक्ति शुद्धता से युक्त और श्रेष्ठ स्थिति से युक्त होकर के अगर कर्म करता है, गुरु और बुध बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठा होता है, तो वो यही इशारा कराता है कि अच्छे तरीके से काम करो, निर्मूल्य होकर के काम करो। उसके खोने के बाद भी स्थिति आपको नुकसान में नहीं पहुंचाएगी। व्यक्ति फंसता कब है? जब उसमें फंस जाता है, तो फंस गया। जीरो से ही आपके आरंभ की शुरुआत हुई थी और जीरो पे ही जाना है। इस वजह से मुक्त होकर के और श्रेष्ठता से युक्त होकर के काम करिए। ये शुभ ग्रह ये इशारा कर रहे हैं कि कभी किसी को 2 रुपए लगा करके 20 रुपए का चक्कर ना फंसाना, सूदखोरी का काम ना करना, क्योंकि गुरु और सूर्य की स्थिति यहां बन रही है। शुक्र शुभ ग्रह, सूर्य धार्मिक तत्व का ग्रह, शुभ मंगल की राशि में बैठा, यहां पे गुरु स्वयं बैठे हैं, 2 शुभ ग्रह। अच्छे तरीके से काम करने का मतलब होता है लाभ से मुक्त होकर के काम करना, पर वही उतना ही धारण करना जितना आपके वश में हो। बहुत ज्यादा लाभ और लोभ दोनों नुकसान का कारण करता है, क्योंकि लाभ का जब बयार व्यक्ति के ऊपर से बहता है और बहेगा तो व्यक्ति फिर धर्म को भी बेच डालता है। लाभ का बयार जब उसको लाभ सताने लगता है तो फिर न तो वो ज्योतिषी रह जाता है, न तो वो पांडित्य कर्म करता रह जाता है, न तो वो धार्मिक पुरोधा होता है, और न वो कुछ भी होता है, न वो श्रेष्ठ। फिर वो सामने से खाली बोलेगा कि मैं अच्छा और मैं अच्छा, लेकिन उसके जो कृत्य हैं वो बिल्कुल गंदे होते हैं। फिर वो सबको पैसे की दृष्टि से देखता है और उसको हर बार सिर्फ पैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये काम ना करिएगा। अगली बात राहु केतु की करूंगा। राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में, राहु की दृष्टि यहां है, ये ठीक होगा। राहु की दशा में दांपत्य में तो प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि राहु की स्थिति यहां पे बैठी है, बुध का वो होकर के बैठा है, तो ठीक है। पर सूर्य की दृष्टि पर जाने के कारण राहु में सूर्य जब भी आएंगे तो दांपत्य में कमजोरी लाएंगे। पिता का स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य, घर का स्वास्थ्य, छोटे बच्चे का स्वास्थ्य, इनका स्वास्थ्य कम खराब हो सकता है। और उसके बाद यहां पराक्रमी बनाएंगे, और आप छोटे भाई बहनों के साथ जब भी राहु की दशा आएगी तो उनके स्वास्थ्य पे ख्याल रखने की स्थिति बनती है। राहु की दशा में जब शुक्र आए या राहु की दशा में जब केतु आए तो दांपत्य को कमजोर करने की स्थितियों में जा सकते हैं। पर वैसे बता दूं, राहु केतु की स्थिति अच्छी थी, खराब नहीं है। अब आगे बात करता हूं। अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो पापक रहते, नीच के थे ना, इस वजह से। अब ये सवाल है, अब आपकी कुंडली में मैं एक चार्ट और पढ़ना चाहूंगा यहां पे, जो आपके D10 को आगे बढ़ाएगा। D10 चार्ट बनता है इनकी कुंडली में वृश्चिक का यहां 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर की राशि बनी वृश्चिक में, वो जाकर के बैठे धन में। यहां भी धन में बैठे हैं तो ठीक है, वहां भी वो मतलब गुरु की राशि में बैठा है। बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं। बुध भी होता है लाभ का अधिपति। लाभ और लग्न का D10 चार्ट में लाभ यहां बना 6 नंबर, यहां 7 नंबर, यहां 8 नंबर। तो मंगल और बुध, यानी कि मंगल यहां के अधिपति होकर के बैठे हैं, यहां 8 नंबर लिखा है, और यहां बना 6 नंबर। तो यानी कि यहां का अधिपति बुध और यहां का अधिपति मंगल, ये दोनों एक साथ आकर के धन में बैठे हैं। ये ठीक है, मतलब व्यक्ति अपना काम करेगा तो बेहतर होगा। धन की स्थिति कमजोर नहीं होने वाली है, क्योंकि सूर्य भी यहां विशिष्ट कारक में बैठे हैं, शुक्र भी यहां बैठे हैं, उसको फ्लरिश करेंगे। अब उसके बाद जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे सीधा लेके आता हूं। D10 चार्ट में दशमांश कुंडली में कुंभ की राशि बन रही है। यहां पे 8 बनेगा, यहां 8 लिखा था ना मैंने, तो 8 के बाद 9, 10, 11, तो यहां 11 लिखा है। यहां का अधिपति यहीं बैठा है, किसके साथ? गुरु और चंद्रमा के साथ। मतलब समझ में आ गई होगी बात कि यहां पे गुरु और चंद्रमा के बैठने का प्रभाव, चंद्रमा यहां नौमांस में भी बैठे हैं, ये ठीक है, और गुरु और आकर के बैठ गए। एक तो राशि का अधिपति, दूसरा एक शुभ ग्रह, और तीसरा एक और शुभ ग्रह। ये गुरु होते कहां के अधिपति हैं? तो आपकी कुंडली में वो होते हैं धन के अधिपति। तो जरा गौर करिए, तो धन का अधिपति होकर के यहां बैठा, ये अच्छी स्थिति है, और यहां का अधिपति यहीं बैठा और चंद्रमा भी बैठ रहा है, यानी कि ये स्थिति और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भाग्य का अधिपति ही सुख में जा रहा है। करते रहिए। जब कुंडली बहुत ज्यादा अच्छी हो तो उसको तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दशमांश बेहतर बन रहा है, और ये बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। बहुत आनंद आया आज के कार्यक्रम को बनाने में, मुझे बड़ा सही में
मजा आ गया, वाह अद्भुत है ये। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कल के कार्यक्रम में डेट ऑफ बर्थ वगैरह देना मत भूलिएगा सभी लोग, और कल का कार्यक्रम देख लीजिएगा। एक बात और बताता हूं जाते जाते कि जिनकी कुंडलियां मैं देखता हूं वो भी थोड़ा लिख दिया करें कि मैंने आपकी कुंडली, आपने मेरी कुंडली देखी है। अक्सर उन्हीं लोगों के कमेंट ज्यादा आते हैं जिनको नहीं लेता हूं, तो शिकायतें ही खाली देखने को मिल जाती हैं, प्रसन्नता बड़ी कम मिलती है। ऐसा मेरे भाग्य में ही लिखा है क्या? तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार।